नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएल एस्पिरेंट्स में। दोस्तों, सबसे पहले उन सभी कैंडिडेट्स को कांग्रेचुलेशंस जिन लोगों ने यूपीपीसीएल कार्यकारी सहायक या फिर यूपी अर्नल लेखा लिपिक की परीक्षा में सफलता पाई है। तो दोस्तों, आपकी ये मेहनत यहाँ खत्म नहीं हो जाती बल्कि यहाँ मेहनत अभी बाकी है आप लोगों की तरफ से और असली मेहनत ये परीक्षा से लिखित परीक्षा से बड़ी परीक्षा इसको माना जाता है क्योंकि लिखित परीक्षा के बाद भी टाइपिंग टेस्ट में 80% लोग लगभग आप मान के चलिए कि 70 टू 80% लोग यहाँ बाहर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है टाइपिंग का आपकी इस सफलता के पीछे। तो ज़रूरी है कि इस टाइपिंग टेस्ट में जाने से पहले बहुत आपको अच्छे से सारी चीज़ें जान लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से कि यूपीपीसीएल किस तरह ये परीक्षा आयोजित करता है, कितना टाइम देता है, या इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है, मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। फिर भी अगर कुछ आपको एडिशनल लगता है कि आपको ये जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उसके लिए आपको अलग से ये इन्फॉर्मेशन आपको अलग एक वीडियो में बना दूँगा, जो इस वीडियो से अभी रह जाएगी क्योंकि मैं ये वीडियो ज़्यादा बड़ी बनाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसकी वीडियो एक अलग से आपको बना दूँगा। ठीक है? तो चलिए अभी इस वीडियो में शुरू करते हैं कि इस वीडियो में क्या-क्या है आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात जो है जैसा कि आप थंबनेल देख के आप पढ़ ही रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की टाइपिंग होती है 35-40 घर पे आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो लोग एग्ज़ाम हॉल में जाके वहाँ परफ़ॉर्म नहीं कर पाते और वो क्लियर नहीं हो पाती उनकी टाइपिंग। साथ में बहुत लोगों का क्वेश्चन था कितना सर इसमें अभी कितना टाइम है टाइपिंग में? मेरे मार्क्स तो बहुत कम है, मेरा क्वालीफाई तो हो गया, तो क्या मुझे मेरा नंबर आ जाएगा? अगर मेरी टाइपिंग क्लियर हुई तो क्या मेरा नंबर आ सकता है? और क्या मैंने अभी तक तैयारी नहीं की है टाइपिंग की लेकिन मेरा एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ है, तो क्या मैं 1 महीने की तैयारी में टाइपिंग निकाल सकता हूँ? और टाइपिंग के लिए किन-किन चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए? क्या कीबोर्ड कैसा कीबोर्ड होना चाहिए? इससे जुड़ी हुई और तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेके चलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूपीपीसीएल और यूपी अर्नल अकाउंट क्लर्क का जो अभी ये परीक्षा होने वाली है, तो इसमें माँगा क्या गया है? क्या माँगा गया है? ठीक है? तो यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो टाइपिंग है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों परीक्षा होंगी, जिसमें कि हिंदी में मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट की उन्होंने स्पीड माँगी है, जो कि कृत्यदेव 010 और 016 के फ़ॉन्ट पे ये परीक्षा होगी और साथ में इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट। ये परीक्षा इस परीक्षा में ये तो मैंडेटरी है कि हिंदी तो करनी ही करनी है, आपको ये क्वालीफाई करने के लिए। साथ में अगर आप इंग्लिश भी आप कर लेते हैं, तो आपको एडिशनल 20 मार्क्स मिल जाएँगे, यानी कि जो आपकी परीक्षा 180 नंबर की लिखित परीक्षा है, उसमें 20 नंबर और ऐड हो गए, वो 200 में से ही मेरिट बनेगी आपकी, ठीक है? और 5 मिनट की ये परीक्षा होगी, ईच ऑफ टाइपिंग के लिए, यानी कि हिंदी के लिए 5 मिनट के लिए और इंग्लिश के लिए 5 मिनट के लिए। और तो अब जान लेते हैं यूपी आर्मिनल का क्या है? देखिए, यूपी आर्मिनल का जो अकाउंट क्लर्क का टाइपिंग है, उसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़ हैं, काफ़ी लोगों को मेरे पास मैसेज आए थे कि सर इसमें क्या दोनों में ही परीक्षा होगी या कोई एक चूज़ करना है? तो देखिए नोटिफ़िकेशन में बिल्कुल साफ-साफ लिखा है कि हिंदी अथवा अंग्रेजी में। तो यहाँ हिंदी में या तो आप हिंदी में कर लीजिए कि 30 वर्ड पर मिनट या फिर इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट। अगर कोई आप लोगों में अगर कोई ऑलरेडी किसी ऑफ़िस में वर्किंग है तो उनकी इंग्लिश ऑलरेडी थोड़ा ठीक होगी। तो मैं उनको कहूँगा कि आप हिंदी में ना जाएँ, फिर आप इंग्लिश में ही तैयारी करिए। जिस लैंग्वेज में आप ऑलरेडी काम करते आ रहे हैं, उस लैंग्वेज को आप प्रेफ़र करें। ठीक है? तो यहाँ आपको इनमें से कोई एक को चुनना होगा और जिसकी अवधि भी 5 मिनट की होगी। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद टाइपिंग स्पीड का मैं कैलकुलेशन का मेथड बताऊँ कि क्या मेथड होता है। देखिए, एक स्टैंडर्ड मेथड है और एक नॉन स्टैंडर्ड मेथड है। स्टैंडर्ड मेथड जो होता है वो नेट की स्ट्रोक मेथड होता है, जो कि यूपीपीसीएल इसी को फॉलो करता है, ठीक है? नॉन स्टैंडर्ड मेथड जो होता है वो सेपरेट बाय स्पेस हो, यानी कि जितने भी वर्ड्स वहाँ टाइप किए होते हैं वो उतने काउंट होते हैं। लेकिन यहाँ यूपीपीसीएल जो काउंट करता है वो टोटल कैरेक्टर्स की जितनी की प्रेस की हैं, जितने की स्ट्रोक आपने किए हैं, उसको टोटल काउंट करता है, इंक्लूडिंग स्पेस। स्पेस भी उसमें काउंट होता है कि आपने कितने की स्ट्रोक लगाए हैं, उसको 5 से डिवाइड करके नंबर्स ऑफ वर्ड्स उसमें आ जाते हैं कि इतने ग्रॉस स्पीड निकालने के लिए। उसके बाद नेट स्पीड निकालने के लिए ग्रॉस वर्ड्स माइनस रॉन्ग कैरेक्टर्स डिवाइडेड बाय 5, यानी कि ग्रॉस वर्ड जितने लिखे हैं उसमें से रॉन्ग वर्ड्स को माइनस करके वो नेट स्पीड। लेकिन नेट स्पीड का मतलब ये यहीं ही खत्म नहीं हो जाता। यूपीपीसीएल नेगेटिव मार्किंग भी अब से पहले के एग्जाम में देखा है हमने कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें करता है, यानी कि आपने फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक कितने किए हैं, इसको भी वो कंसीडर करता है और उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पे ही ये फाइनल आपकी नेट स्पीड वहाँ पता चलती है कि क्या आपकी नेट स्पीड आई है। ठीक है? तो यही मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड जो है, जो कि यूपीपीसीएल फॉलो करता है। ये मेथड नॉन स्टैंडर्ड मेथड ये यहाँ पे फॉलो नहीं होता। ये आप देखेंगे तो कोर्ट हाई कोर्ट के जो एग्ज़ाम होते हैं रिटन, जो उनमें टाइपिंग होता है, उसमें ये ज़्यादातर फॉलो होता है। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले यही आता है, कोई भी नया एस्पिरेंट्स है जो उनका पहली बार टाइपिंग परीक्षा है, तो सबसे पहले देखिए कि आप बहुत लोग क्या करते हैं कि शांत वातावरण घर में अकेले में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ का माहौल जो होगा वो आपका सराउंडिंग इतना इतना भरा हुआ होगा कि आप एक साथ सैकड़ों लोगों के साथ बैठ के वहाँ पे टाइपिंग करेंगे। तो वैसे ही आप माहौल आप देखिए कि आप अच्छे से कोचिंग में रोज़ाना 1 घंटे प्रैक्टिस करें। जैसा माहौल आपको आप पहले से बना के रखेंगे तो वो आपको आगे बेनिफिट देगा। ठीक है? और दूसरी बात कि लंबे समय तक आप लगातार प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि आपकी उँगलियाँ उनकी भी एक लिमिटेशंस हैं आपकी फिंगर्स की। आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी कुछ टाइम के बाद पे और आपके मन को यानी कि आप डिमोटिवेट होने लग जाएँगे टाइम के साथ में कि नहीं यार मेरी प्रैक्टिस नहीं हो रही, मैंने सुबह से इतनी प्रैक्टिस की है या मैं कल भी पूरे दिन प्रैक्टिस की, आज भी पूरे दिन प्रैक्टिस की, लेकिन मेरी स्पीड नहीं निकल रही है।
तो शुरुआत में प्रैक्टिस सेट के लिए आप कम से कम आप 30 मिनट का अंतराल रखें, यानी कि आपने एक हर 30 मिनट के बाद 15 मिनट का सेट लगाया या 20 मिनट का सेट लगाया, फिर आप गैप ले लीजिए, ठीक है? या आप 10-10 मिनट के सेट लगा रहे हैं, तो हर आधा घंटे के बाद, ऐसे नहीं कि आप कंटिन्यू करे जा रहे हैं कि आप 2 मिनट रुके, फिर आपने कंटिन्यू की, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप थोड़ा गैप ज़रूर रखें, ठीक है? और शुरुआत में देखिए आप ना स्पीड पे ध्यान इतना स्पीड पे आप फ़ोकस ना करें, आप एक्यूरेसी पे ध्यान दें अपनी, कि आप कितना एक्यूरेट लिख रहे हैं और इसके लिए आप बैक स्पेस का यूज़ कम से कम करें, सिर्फ़ एक्यूरेसी पे करें, स्पीड बढ़ाने पर ध्यान ना दें। और हो सके तो आप अपना बैक स्पेस को ही हटा के रख दीजिए कुछ दिनों के लिए, ठीक है? नए कीबोर्ड का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें क्योंकि नए कीबोर्ड आपको वहाँ मिलेगा ही नहीं, वहाँ जिस तरह के कीबोर्ड होते हैं इस बात से मैं भली-भाँति परिचित हूँ कि इस तरह के ऐसे कीबोर्ड भी मिले हैं कि वो शायद वो सेंटर्स कई महीनों से खुले ना हों और उनमें इतनी डस्ट होती है कि आपको हाथ इतना ज़ोर-ज़ोर से दे-दे के मारना पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना पुराना कीबोर्ड इतने रफ़ कीबोर्ड मिलते हैं वहाँ पे। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप पुराने से पुराना कीबोर्ड इस्तेमाल करें, आप चाहे किसी फ्रेंड से ले लें, आप नया लाके उसको दे दें, लेकिन आप पुराने कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। और इसीलिए कोचिंग का भी इसमें महत्व है कि कोचिंग में डेली आपको कोई ना कोई अलग कीबोर्ड मिलता है, वहाँ अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है, आपको सराउंडिंग्स भी अच्छी मिलती है और कीबोर्ड भी रोज़ आपको अलग-अलग तरह के मिलते हैं, ठीक है? तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कीबोर्ड होना कैसा चाहिए? कौन-सा की अब ये कीबोर्ड कौन-सा होना चाहिए? किस तरह के कीबोर्ड्स होने चाहिए? तो दोस्तों जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं सामने आपने आपकी स्क्रीन पे कि कीबोर्ड या तो प्रोडोट डॉट का या एसर का इंटेक्स का कोई भी कीबोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं टाइपिंग के प्रैक्टिस के लिए। नॉर्मली यही कीबोर्ड आपको मिलते हैं, या तो इसमें भी एक बैक स्पेस छोटा की होता है और बैक स्पेस इसमें लॉन्ग की वाला होता है। दोनों इसमें एंटर बटन भी आप देखिए कि इसमें इस तरह का एंटर बटन है ऊपर वाले में और नीचे वाले में इस तरह का एंटर बटन है। तो नॉर्मली इसी तरह के कीबोर्ड आपको वहाँ मिलते हैं। लेकिन इसमें बहुत अच्छे, बहुत साफ-सुथरे नहीं मिलते, बहुत ही हार्ड कीबोर्ड होते हैं अधिकतर जो देखा गया है पिछले टाइपिंग की परीक्षाओं में। तो हार्ड कीबोर्ड पर ही आप प्रैक्टिस करें, आप जहाँ सेंटर आप चूज़ करें, वहाँ पर भी डेली आप अलग-अलग सिस्टम पे बैठें, जिससे कि आपको हर तरह के कीबोर्ड चलाने की आदत हो जाए और आपको टाइपिंग सेंटर पे जाके कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है? इसके अलावा कोड वाले शब्दों की प्रैक्टिस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि वहाँ का जो मैटर आता है, वो बहुत ही सिंपल आता है कि आप इतना सिंपल आता है कि आप देखिए कि आप जो ऑनलाइन टेस्ट आप करते हैं, वो भी उससे ज़्यादा टफ़ होता है। तो आप इसमें टाइम बिल्कुल भी अपना वेस्ट मत कीजिएगा कि कोड वाले कितने वर्ड्स पे कौन-कौन से कोड याद करने हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वो वहाँ पे बैन होता है एक तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है? बाकी मैंने आपको बता दिया कि पुराना ही लें, आप अपने किसी मित्र से, किसी रिश्तेदार से, जिससे भी ले सकते हैं पुराना कीबोर्ड लें, बेकार से बेकार, रफ़ से रफ़ कीबोर्ड लें और अपना बैक स्पेस शुरुआती दिनों में तो हटा के ही रख दें जब तक कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी ना आने लगे। एक्यूरेसी एक बार आपकी अच्छी आ गई, फिर आप बैक स्पेस लगा के भी थोड़ा यूज़ करेंगे तो आपकी स्पीड ऑलरेडी ऑटोमैटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब मैं आपको बता देता हूँ कि टाइपिंग सॉफ्टवेयर कौन-कौन से हैं। कई लोगों का सवाल था कि सबसे बढ़िया टाइपिंग के लिए क्या है? कौन से सॉफ्टवेयर से करें या फिर कहाँ से करें? तो दोस्तों इसके लिए सबसे बेस्ट जो माना जाता है जीआर टाइपिंग ट्यूटर का एक बेस्ट है जो सॉफ्टवेयर है। इसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके इनकी वेबसाइट पे जाके, ठीक है? इन्होंने नंबर अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब दिया हुआ है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो आप इसको ले सकते हैं, सबसे बेस्ट इंटरफ़ेस है सेम जैसा कि एग्ज़ाम में होता है वैसा ही इंटरफ़ेस यहाँ आता है। बस फ़र्क इतना है कि जो हम जीआर टाइपिंग में करते हैं, इसमें मैटर आपको टाइपिंग करने से पहले ही आपको इसमें मैटर मिल जाता है। लेकिन जब हम एक्चुअल एग्ज़ाम में हम बैठते हैं वहाँ पे, तो जैसे ही आप स्पेस या कोई की प्रेस करते हैं, आपका टाइम जैसे शुरू होता है, उसी टाइम ही वहाँ पे स्क्रीन पे आपको मैटर देखने को मिलता है। जबकि जितने भी ऑनलाइन हम पोर्टल पे यहाँ देखते हैं कि हमारे पास मैटर पहले आ जाता है और टाइपिंग हम बाद में चाहे पूरा पढ़ने के बाद कर सकते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ जैसे ही आप बटन स्टार्ट करेंगे टाइपिंग, वैसे ही मैटर सामने आएगा और तुरंत आपको उँगली चलानी होगी। तो लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूँगा जेआर टाइपिंग ट्यूटर सबसे बेस्ट है, इसके अलावा टाइपिंगबाबा.com है, ठीक है? इंडिया टाइपिंग है और तमाम कई सारी वेबसाइट्स हैं, जहाँ आप जाके एक बार सीखने के बाद अच्छी प्रैक्टिस आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूँगा कि सॉफ्टवेयर या कोई प्लेटफ़ॉर्म जहाँ आप टाइपिंग कर रहे हैं, उसको बार-बार चेंज ना करें। उसको बार-बार चेंज करने से आपका जो एक फ्लो है, रिदम है, वो आपका बिगड़ जाता है। तो इसको चेंज ना करें, एक बार अपनी स्पीड बना लें, आप उस स्पीड तक पहुँच जाएँ, उसके बाद आप डिफरेंट-डिफरेंट पोर्टल्स पे या प्लेटफ़ॉर्म पे आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कि सबसे बड़ा जो मैंने देखा है पिछले एग्ज़ाम्स में, मैं भी उसका एक खुद एक एग्ज़ाम्पल हूँ और मेरे बैच में कई गर्ल्स भी थी और कई बॉयज़ भी थे जो मुझसे ऑलरेडी मेरी बात उनसे होती थी। वो कहते थे कि मैं ऑलरेडी अब तो सिर्फ़ मैं 5 मिनट घर पे टाइपिंग करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरी 40 प्लस स्पीड आ रही है। मैं 5 या 10 मिनट डेली करता हूँ, मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, फिर भी वहाँ जाके एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाता टाइपिंग का। तो क्यों नहीं हो पाता दोस्तों? तो कई वजह उसकी देखिए वहाँ का जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो आपके घर के एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग होता है। घर पर प्रैक्टिस करने से एग्ज़ाम हॉल जैसा माहौल नहीं मिल पाता और एग्ज़ाम हॉल में जाके जो भी अभ्यर्थी होता है, कैंडिडेट होता है, वो नर्वस हो जाता है क्योंकि चारों तरफ इतने सारे लोग 100, 150, 200 कितना बड़े-बड़े बैचेज़ होते हैं, जिनके बीच बैठ के आप वहाँ टाइपिंग करते हैं। तो कोचिंग जॉइन करने का यही फ़ायदा होता है कि आप ऐसे माहौल में आप बन जाते हैं कि आपको डेली वो सराउंडिंग्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है? साथ में वहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके मन में यही चल रहा होता है कि यार ये एग्ज़ाम मेरा टाइपिंग क्लियर होगी तो इसके बाद कितना अच्छा फ्यूचर होगा, इसके बाद मेरी जॉब लग जाएगी, वहाँ पोस्टिंग मिल जाएगी, मेरा फैमिली है, सब जगह मेरे साथ इतना अच्छा ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। तो और चीज़ें हैं, फैमिली का प्रेशर होता है कि एग्ज़ाम निकाला है तो चलो इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो माइंड में ये रहता है।
इस वजह से भी बच्चा वहाँ जाके नर्वस हो जाता है और वहीं उसकी टाइपिंग 40 से 25 ही रह जाती है। तीसरा रीज़न कि वहाँ पे जो कीबोर्ड्स मिलते हैं, वो हम प्रैक्टिकली जितना हम घर पे करते हैं अपने यहाँ पे, उन कीबोर्ड से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। कीबोर्ड देखने में सेम वही होते हैं, लेकिन वो इतने हार्ड कभी-कभी इतने हार्ड कीबोर्ड मिल जाते हैं कि वहाँ कीबोर्ड पे जहाँ आपके यहाँ घर 40 आ रही है, वहाँ आपकी 30 निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए आप हमेशा टाइपिंग सेंटर पे ज़रूर डेली 1 घंटा दें, अलग-अलग कीबोर्ड यूज़ करें। घर पे भी आप कम से कम 2 कीबोर्ड रखें, जिस पे आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। चौथा रीज़न है देखिए साउंड ऑफ मैनी कीबोर्ड्स यानी कि जब हम एक साथ सैकड़ों अभ्यर्थियों के साथ टाइपिंग परीक्षा में कीबोर्ड की आवाज़ सुनते हैं, तो वो हमें ऑलरेडी आदत नहीं होती, उस चीज़ के लिए हम हैबिचुअल नहीं होते हैं और उसी वजह से हमारा वहाँ कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है कि बाकी सब लोग बहुत अच्छा टाइपिंग कर रहे हैं और मेरा हाथ नहीं चल पा रहा है। जबकि ऐसा नहीं होता है, सभी का हाथ मतलब 70% लोग हाथ आपके जैसा ही चलता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा महसूस करते हैं लोग। इसलिए ये 4 मेन रीज़न हैं, इनको आप पकड़ के रखिएगा कि आपको इनसे कैसे पार पाना है। आपको नर्वस नहीं होना है वहाँ पे सबसे पहले और अपने ऊपर कोई प्रेशर ना आने दें कि मेरे ऊपर ये प्रेशर है, मेरे को एग्ज़ाम निकालना है। अगर आप प्रेशर फ़ील नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम निकाल जाएँगे, ठीक है? तो नेक्स्ट एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि अब मेरे साथ भी यही हुआ था और बहुत सारे व्यक्तियों के साथ ये होता है कि आप सबसे पहले माइंड से जब आप टाइपिंग देने जाएँ, माइंड से आप ये निकाल दीजिए बिल्कुल ही कि मुझे एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है या मुझे आज निकालने आया हूँ। आप जो प्रैक्टिकली घर पे आप नॉर्मली करते हैं बिना प्रेशर के या आप अपने जहाँ से आप टाइपिंग सीख रहे हैं वहाँ पे करते हैं, आप अपने माइंड में वही परसेप्शन बना के लेके जाइए। ठीक है? चलिए अब कुछ इसके अलावा आपके कुछ प्रश्न तो दोस्तों ये बाकी हैं आपके प्रश्न कि रिज़ल्ट आने के बाद टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए कितना समय मिलता है? तो दोस्तों जितनी भी पिछली परीक्षाएँ हुई हैं टाइपिंग जिन-जिन परीक्षाओं में टाइपिंग रही है, तो इसमें देखा गया है कि जैसे कि 2018 में कार्यालय सहायक की परीक्षा थी, कार्यालय सहायक और कार्यालय सहायक तृतीय की। तो उस परीक्षा के लिए सिर्फ़ 15 दिन का ही समय दिया गया था। और लेकिन अभी पिछली बार हम देखें कि अभी लेखा लिपिक 2022 की जो परीक्षा हुई थी, उसके बाद उसमें टाइपिंग के लिए लगभग 2 से 3 महीने का समय लगा था। तो ये अनुमान लगाना तो देखिए अभी संभव नहीं है, लेकिन इसकी जैसे-जैसे सूचना मुझे मिलेगी, मैं आप तक आपको वीडियोज़ के माध्यम से आपको पहुँचाता रहूँगा। तो लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 1 महीने का समय जिस तरह अभी चल रहा है यूपीपीएसएल में या यूपीआरएल में कि ये कितना समय ले रहे हैं, इस हिसाब से मुझे लगता है कि कम से कम अभी से आप मान के चलिए कि यूपीआरएल को अभी कम से कम 1 महीना लग सकता है और यूपीपीसीएल के लिए इसमें 1 महीने से ज़्यादा का समय लग सकता है। डेढ़ 2 महीने का समय ये ले सकते हैं, जिस हिसाब से अभी कार्यशैली को देखते हुए। तो फिर भी आप प्रैक्टिस अपनी तैयारी कीजिए, जितना जल्दी आप करेंगे उतना बेहतर है आपके लिए। अगला प्रश्न था कि सीबीटी परीक्षा में अगर मार्क्स किसी के कम हैं, तो क्या उन लोगों को टाइपिंग करनी चाहिए? दोस्तों मैं कहूँगा कि बिल्कुल करनी चाहिए क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। जितनी परीक्षा में हमने पिछली बार देखा है कि टाइपिंग में 70 से 80% लोग बाहर हो जाते हैं। तो इसकी परीक्षा की तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए क्योंकि कट ऑफ में आपके मार्क्स अभी रॉ मार्क्स कितने हैं, लेकिन नॉर्मलाइज़ होने के बाद आपके मार्क्स कितने बढ़ गए हैं, ये भी देखिए कोई नहीं जानता। हो सकता है आपको पता है कि आपके रॉ मार्क्स 100 थे, लेकिन हो सकता है वो 115 बन गए हों अभी नॉर्मलाइज़ होने के बाद। तो आप तैयारी ज़रूर अपनी कीजिए शुरू, ठीक है? और सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं टाइपिंग में आने के बाद। जो टाइपिंग निकाल लेता है, समझ लीजिए कि उसकी 90% सिलेक्शन के चांसेस हैं उसके फाइनल, चाहे आपके मार्क्स कम भी हों, बशर्ते। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था कि मार्क्स तो कम थे, अब मैंने टाइपिंग की तैयारी नहीं की, लेकिन परीक्षा में सफल हो गया हूँ और अब 1 महीने की टाइपिंग में क्या तैयारी की जा सकती है? तो दोस्तों बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन बशर्ते आपका मानसिक स्तर पर आप अंदर से बहुत मजबूत हों। जैसा कि मैंने अपने ऑफ़िस में ही हमारे ऑफ़िस में एक लेखा-लिपिक हमारे मित्र हैं, मैंने उनसे उनका एक्सपीरियंस जानना चाहा, तो उन्होंने यही बताया कि उन्होंने 1 माह से भी कम समय में तैयारी की और वो भी यही मानकर उन्होंने टाइपिंग सेंटर में गया कि वो गए कि क्लियर तो होना नहीं है, तो उनके घर पे भी वो 30-32 की स्पीड आ पाती थी, क्योंकि उन्हें समय ज़्यादा नहीं मिला था। लेकिन वो फिर भी वो इसी तरह से मान के गए कि चलो मुझे पार्टिसिपेट करना है, जाके मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ़ जैसा मेरा घर पे होता है मैं वैसे ही करूँगा। तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। इसी तरह से उन्होंने जाके वहाँ पे जाके जितनी प्रैक्टिस अपने घर कर सकते थे उन्होंने की, जितना कोचिंग में कर सकते थे उतनी की और उसके बाद उन्होंने जाके वहाँ परफ़ॉर्म किया और यकीन मानिए उनके रूम में से सिर्फ़ 2 ही लोग थे, जो वो क्वालीफ़ाई किए थे टाइपिंग, क्योंकि उनके ऊपर पे एक प्रेशर नहीं था। अदरवाइज़ जो घर पे 35-40 की स्पीड में निकालते थे, वो भी सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी मेरी वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है? और इस वीडियो के अलावा अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रह गई है जो अभी आप और जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और कि यहाँ टाइपिंग स्पीड कैलकुलेशन के लिए माइनस मार्किंग का भी प्रावधान रहता है। ठीक है? कि जितने आप रॉन्ग टाइप करते हैं वर्ड्स, उसके बाद उनका भी माइनस मार्किंग होता है। उसके लिए क्या प्रोसेस है पूरा, अगर इस पे भी कोई आपको एक वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको बना के दे दूँ। तो दोस्तों, इस आज की वीडियो में इतना ही और आप सब लोगों को अभी से बेस्ट ऑफ लक। अपनी टाइपिंग की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। मैंने आपको यहाँ सब कुछ बता ही दिया है कि टाइपिंग आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं टाइपिंग की, कौन-सा मेथड वो फ़ॉलो करते हैं, किन-किन बातों का आपको ध्यान बहुत ज़रूरी है जो आपको रखना है, कौन-सा कीबोर्ड आपको यूज़ करना है, टाइपिंग में सॉफ्टवेयर कौन से हैं, जहाँ से आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है? और इससे जुड़ी आपकी जो भी बातें थी, वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ बता दी। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ। सो अभी के लिए गाइज़ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।
एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।